नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सबों का स्वागत है मेरे YouTube चैनल ABC क्लासेस विथ राकेश में। दोस्तों, काफ़ी समय से आप सबों के बीच में वीडियो लेकर नहीं आ रहा था, इसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं और मुझे दुख भी है इस बात का। लेकिन मेरा प्रयास रहेगा कि अब प्रतिदिन एक-एक वीडियो कम से कम आप सबों के लिए मैं डाला करूं। ऐसा प्रयास रहेगा। समय जिस अपने रफ्तार में हमें लेकर जाती है, उस रफ्तार में हम लोग आगे बढ़ते जाते हैं। अब देखते हैं हम लोग समय के अनुसार से आगे की ओर बढ़ते हैं। आज जो हम लोग दशम कक्षा के एक पाठ का वर्णन करने जा रहे हैं, दशम कक्षा के अंतर्गत गोधूली अर्थात हिंदी से एक पाठ है जिसका नाम है हिरोशिमा। उस पाठ का वर्णन करने में जा रहा हूं और इस पाठ के अंतर्गत जो इसकी कुछ पृष्ठभूमि है उसके ऊपर हम लोग वर्णन करते हैं। हिरोशिमा जिसके रचनाकार हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ। इनका जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी को हुई है और मृत्यु 4 अप्रैल 1987 ईस्वी को। इनका जन्म स्थल कसेया कुशीनगर जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहां पर इनका जन्म हुआ है। अगर वास्तविक में देखा जाए, इनका पहले जो जन्म था वो पंजाब के करतारपुर स्थान पे था। करतारपुर पे इनका मूल निवास कहा जाता है। ये पंजाब के करतारपुर में इनका ये मूल निवास कहा जाता है ना। और इनकी माता का नाम व्यंती देवी और उनके पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, जो कि प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता थे। ये मैट्रिक की जो अपना एजुकेशन है 1925 ईस्वी में पंजाब विश्वविद्यालय से इन्होंने किया। इंटर का 1927 ईस्वी में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से किया और बीएससी 1929 ईस्वी में फॉर्मन कॉलेज लाहौर से किया। ओके, और इन्होंने अंग्रेजी माध्यम से मतलब अंग्रेजी में एमए किया है लाहौर कॉलेज से ही। ये बहुभाषाविद थे, इन्हें बहुत सारी भाषाओं की जानकारी थी। संस्कृत, हिंदी, फारसी, तमिल इत्यादि भाषाओं की ये जानकार थे। ये सब ऑब्जेक्टिव है, आप सब इन चीज़ों पर ध्यान देंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है। बहुत सारे इन्होंने रचनाएं किए हैं, उनमें से जो मुख्य मुख्य रचनाएं हैं वो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, जिनमें है भग्नदूत, हरी घास पर क्षण, सदानीरा, विपथगा, जयदोल, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियां, नदी के द्वीप, अपने अपने अजनबी, एक बूंद सहसा उछली, शाश्वती, तार सप्तक, चौथा सप्तक, पुष्करणी इत्यादि। उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, सुग्रा अर्थात युगोस्लाविया का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाल आदि अनेक पुरस्कार से इन्हें पुरस्कृत किया गया है। अभी आपने हमारे जो कवि हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन यज्ञ, इनसे संबंधित कुछ बातों का हमने उल्लेख किया, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत ही मददगार साबित होगा। इन चीज़ों को सबसे पहले मैं आप चाहूँगा कि इन चीज़ों को आप अपने नोटबुक में लिख लें या फिर इसका स्क्रीनशॉट ले लें। कुछ वक्त आपको दी जा रही है, फिर हम लोग चर्चा करेंगे हिरोशिमा से संबंधित कुछ बातों का। अभी आपने हमारे कवि यज्ञ जी से संबंधित कुछ बातों के उल्लेख को आपने देखा। अब हम लोग चलते हैं पाठ की ओर। ये जो पाठ है हिरोशिमा, ये हिरोशिमा जापान का एक शहर है। जापान का शहर है हिरोशिमा। अगर इसके इतिहास की ओर हम लोग चलें तो जापान के शहर, दो शहर, एक है हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। पहला है हिरोशिमा और दूसरा है नागासाकी। इन दोनों स्थानों पर अमेरिका के द्वारा बम गिराया गया था। अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। जापान के दो शहर, एक हिरोशिमा दूसरा नागासाकी, इन दोनों शहरों पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिराया गया था। ऐसा क्यों किया गया था ये आप इतिहास में पढ़ेंगे। इतिहास में अच्छी तरह से इसके विषय में वर्णन किया गया है, समझ गए। इतिहास में इसके कारणों के उल्लेख को आप लोग पढ़ेंगे। हम लोग यहां पढ़ने जा रहे हैं कि अमेरिका के द्वारा जापान के शहर हिरोशिमा और वहीं का जापान का एक शहर है नागासाकी, इन दोनों स्थानों पर बम विस्फोट किया गया था। कुछ हम लोग इससे रिलेटेड बातों को जानते हैं। हिरोशिमा में 6 अगस्त 1945 ईस्वी को बम गिराया गया और नागासाकी में 9 अगस्त 1945 ईस्वी को बम गिराया गया था।
अगर आप देख पाए तो मात्र 3 दिनों का अंतर है, मात्र 3 दिनों का अंतर है। यही तो मजे की बात है। अगर आप ध्यान से पढ़ना चाहे तो इतिहास पढ़ने में आपको बड़ा मजा आएगा। ऐसा क्या कारण रहा होगा कि अमेरिका ने जापान के शहरों पर बम गिराया? कुछ तो कहानी रही होगी, कुछ तो कारण रहा होगा, तो उन्हीं कारणों से बम गिराया गया। ठीक, हम लोग ये ध्यान देंगे। अब हिरोशिमा पर बम गिराया गया 6 अगस्त 1945 ईस्वी को, नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। इनसे संबंधित कुछ और बातें हैं जो आपको जानना चाहिए। हो सकता है आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाए, अन्यथा नहीं भी पूछी जा सकती, क्योंकि आपकी पुस्तक में उल्लेख नहीं किया गया इस बात का। मैं आपको अपनी ओर से समझाना चाहूंगा। हिरोशिमा में जो बम गिराया गया था, परमाणु बम, हम लोग बस इतना समझ पाते हैं कि परमाणु बम गिराया गया था। उस परमाणु बम का नाम भी था, हिरोशिमा में जो परमाणु बम गिराया गया था उसे लिटिल बॉय कहा जाता है। उस परमाणु बम का नाम है लिटिल बॉय। जो नागासाकी में गिराया गया था उसका नाम है फैट मैन। यह भी आप लोग ध्यान में रखेंगे। हिरोशिमा के ऊपर जो परमाणु बम गिराया गया उसका नाम था लिटिल बॉय, नागासाकी के ऊपर जो गिराया गया उसका नाम था फैट मैन। क्लियर? हिरोशिमा और नागासाकी दोनों स्थानों पर बम गिराया गया। हमारे कवि महोदय केवल और केवल मात्र हिरोशिमा के संबंधित बातों का जिक्र किए हैं, तो इसलिए हम नागासाकी को यहां से हटा देंगे। अब हम लोग बात करते हैं हिरोशिमा से संबंधित चीजों का। सबसे पहले आपको मैं समझाना चाहूं जापान शहर की कुछ विशेषताएं। जापान शहर के जो लोग हुआ करते हैं वो बड़े मेहनती होते हैं और स्वाभिमानी व्यक्ति हुआ करते हैं। वो मेहनत से हर काम को किया करते हैं। वैसे मेहनती हर जगह के इंसान होते हैं, लेकिन कुछ सुनी सुनी बातें हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहूंगा। एक बार की बात है कि जापान में हमारे रामदेव बाबा पहुंचे हुए थे। नवरात्रि का समय चल रहा था उस वक्त। तो जब ये जापान के शहर गए हुए थे तो नवरात्रि के समय में इन्हें फलाहार करने की आवश्यकता थी। तो ये फल की तलाश में निकल पड़े जापान के शहर में, लेकिन इन्हें फल नहीं मिला। तो ये ट्रेन पर सफर कर रहे थे, तो ये आकर वापस बैठकर ट्रेन पर ये अपने लोगों से कहने लगे कि कैसा शहर है, यहां पर तो फल भी नहीं मिलता। अगले स्टेशन पर जैसे आप वो पहुंचते हैं, उतने ही वक्त में एक आदमी टोकरी में फल भरकर उन्हें देते हैं। तो बाबा रामदेव पूछते हैं कि ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि बाबा ये फल है। तो भाई फल क्यों लाए हो? तो बाबा आपको आवश्यकता थी, आप ही तो खोज रहे थे। तो बाबा ने कहा कि मुझे तो लगा कि जापान में फल है ही नहीं, लेकिन ये फल आपने ला लिया। वाह, बहुत बहुत धन्यवाद के पात्र हैं आप। इसके क्या कीमत देने होंगे? तो उस आदमी ने जो कहा वो बड़े ही मजेदार बात है। वो जापान के रहने वाला आदमी था। उन्होंने कहा कि बाबा आप इस बात को अपने भारत में जाकर ये मत कहिएगा कि जापान में फल नहीं है। इस फल की कीमत मैं बस यही लेना चाहता हूं। अगर आप समझदार होंगे तो बातों की मर्म को समझ गए होंगे आप लोग कि बातों में क्या रहस्य है, बातों में क्या दम है। जापान के लोग बहुत ही मेहनती हुआ करते हैं। कुछ लोगों ने पूछा कि आप अमेरिका से जलते नहीं क्या? आप अमेरिका पर गुस्साते नहीं? आपको क्रोध नहीं आता? उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बिल्कुल क्रोध नहीं आता। अमेरिका के जो वहां के रहने वाले व्यक्ति हैं या फिर वहां के रहने वाले पदाधिकारी हैं, वो हमारे द्वारा निर्मित वस्तुओं का उपयोग करते हैं, फिर हमें किस बात के क्रोध होना? हमें इस बात का गर्व है कि हमारे द्वारा बनाए हुए वस्तुओं का इस्तेमाल अमेरिका के लोग किया करते हैं, वहां के पदाधिकारी किया करते हैं, वहां के राष्ट्रपति किया करते हैं। इस बात का जापान वालों को गर्व हुआ करता है। आप समझ सकते हैं जापान वालों की क्या विशेषता है ना? अब जो यहां पर बम गिराया गया है, स्वाभाविक है कि बहुत ही दुख की वो जो दुख का समा है वो कैसा औरा रहा होगा, वो कैसा वातावरण बना होगा। मानवीय विभीषिका का चित्रण हमारे अज्ञे जी ने किया है। आधुनिक सभ्यता का जो विनाश है वो किस प्रकार से आज के युग में आसानी से की जा सकती है, इस बात का उल्लेख हमारे अज्ञे जी ने किया है। अच्छा, एक और सवाल है मेरे दिमाग में आया। आपका दिमाग में यह भी सवाल आ सकता है कि हिरोशिमा पर जब बम गिराया गया था तो कितने लोग उसमें मारे गए होंगे? तो ऐसा कहा गया है कि 70,000 से लेकर 1,26,000 तक आम आदमी मारे गए थे, ऐसी वहां की गणना है। और 7,000 से लेकर 20,000 तक सैनिक वहां मारे गए थे। तो इन बातों को भी आप ध्यान में रखेंगे। अमेरिका के द्वारा गिराए गए परमाणु बम, जो कि हिरोशिमा पर लिटिल बॉय के नाम से परमाणु बम जाना जाता था, वो हिरोशिमा पर गिरा। और जाहिर सी बात है हिरोशिमा पर कहीं पर भी बम गिरेगी तो वहां की क्या दुर्दांत एक वातावरण होगा,
इस बात का जिक्र हमारे कवि महोदय ने किया है। आइए थोड़ी सी बात को हम लोग जानते हैं। अज्ञे जी के द्वारा रचा गया जो हिरोशिमा पाठ है, उनमें जो अपनी पंक्तियों में वर्णन किए हैं, किस प्रकार से किए हैं, उन बातों को समझते हैं। कवि कहते हैं कि एक दिन सहसा सूरज निकला। सहसा शब्द का अर्थ होता है अचानक। एक दिन अचानक सूरज निकला। अब आप कल्पना कर सकते हैं, सूरज तो कभी अचानक निकलती भाई। सूरज निकलने का और अस्त होने का एक प्रोसेस है। अगर आप ध्यान से देखें, सूरज जो निकलता है और वो जो अस्त होता है, इनका एक प्रोसेस होता है, एक लंबा वक्त होता है। लेकिन कवि ने कहा कि एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सा सूरज निकला। अरे क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक। क्षितिज पर नहीं निकला। क्षितिज किसे कहते हैं? ये जो क्षितिज है, क्षितिज शब्द का अर्थ होता है जिन स्थान पर धरती तथा आकाश का मेल होता प्रतीत हो। ऐसा स्थान जहां लगे कि धरती और आकाश जाकर मिल गया हो, उसी स्थान को क्षितिज कहते हैं। अगर आप कभी सुबह जगें, सूर्योदय से पूर्व अगर आप जगें, तो सूर्योदय जब होती है उस समय आपको लगेगा कि धरती से आकाश की ओर ऐसे निकल रहा है सूरज। आपको ऐसा फील होगा, है ना? वही स्थान है क्षितिज, जहां आपको सूरज का पहला जो रूपरेखा देखने को मिलता है, वही है क्षितिज। क्या कहा? कहा एक दिन सहसा सूरज निकला, एक दिन अचानक सा सूरज निकला, क्षितिज पर नहीं, नगर के चौक पर। धूप बरसी, धूप भी बरसी, क्योंकि सूरज निकलता है तो धूप भी आती है। धूप बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, फटी मिट्टी से। अब कवि की कल्पना आप समझ सकते हैं, कवि किस सूरज की बात कर रहे हैं? कवि बात कर रहे हैं परमाणु बम की। परमाणु बम की कवि बात करते हैं। एक दिन अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा नामक एक स्थान पर, एक शहर पर अचानक सा जब बम गिराया जाता है, तो वो क्षितिज पर सूरज नहीं निकल रहा है। वो सूरज के ही जैसे विकराल ताकत, उसी की जैसी उष्मा, उसी की जैसी तेज, उसी के जैसा स्वरूप दिख रहा है। पर वो सूरज नहीं है, वो क्षितिज पर निकलने वाला सूरज नहीं है जिसे हम दिन प्रतिदिन देखा करते हैं। वो सूरज कुछ और है। क्या है? परमाणु बम है। आप समझ रहे होंगे इस बात को। कहा धूप भी बरसी पर अंतरिक्ष से नहीं, अंतरिक्ष से धूप नहीं बरसी, फिर कहां से? फटी मिट्टी से। आप कल्पना करते जाएंगे। कहा छायाएं मानव जन की दिशाहीन। अब आप जरा विचार करके देखें, जब भी हम लोग सूर्योदय या फिर सूर्यास्त या फिर सूर्य के उगते हुए परिवेश में हम लोग रहते हैं, जब सूरज पूरब की ओर होती है और हम वहां होते हैं, तो हमारी छायाएं पश्चिम की ओर बढ़ती है, बिल्कुल विपरीत दिशा में। अगर सूरज पश्चिम की ओर हो तो हमारी छाया पूरब की तरफ बनती है। अगर सूरज बिल्कुल हमारे ऊपर हो तो हमारी छाया पैर की तरफ बनती है, नीचे की तरफ बनती है, लेकिन छाया जरूर बनती है। सूर्य जहां होता है वहां छाया बनती है। पर ये कैसा सूर्य है भाई, जहां सूर्य उदय तो हुआ पर उसकी छाया नहीं बनी? ये सूर्य कौन सा था? ये परमाणु बम की सूर्य थी। जहां परमाणु बम विस्फोट हुआ, चारों तरफ इतना रोशन, चारों तरफ इतनी तेज, जिनसे मानव की छाया तक नहीं बन सकी। सब ओर पड़ी वह सूरज, नहीं उगा था पूरब में, वह बरसा सहसा। जिस सूरज की हम बात कर रहे हैं, जो सूरज हिरोशिमा पर गिराया गया, वो पूरब में नहीं उगा था। प्रायः तो सूरज पूरब में उगता है, परंतु यह सूरज पूरब में नहीं उगा था, यह सूरज सहसा उगा था। बीचों बीच नगर के अचानक सा बरसा था, और नगर के बीचों बीच काल सूर्य के रथ के पहियों के ज्यों अरे टूटकर बिखर गए हो दशों दिशा में। कहा जैसे मानो कि सूर्य, आप सूर्य के बारे में अगर जानते हो कि तो उसे रश्मि रथी भी कहा जाता है। वो किरणों के रथ पर सजकर सूर्य निकलता है। कहा काल सूर्य, काल रथ पर सजा हुआ, मतलब एक रथ है जो काल रूपी रथ है, और उस पर सवार है हमारे सूर्य महोदय। वो सूरज काल रूपी रथ पर ऐसे जा रहे हैं, और उसके अरे मानो जैसे टूट गए हो। अगर आप लोग अरे के बारे में जानना चाहें, अगर आपने जीवन में कभी रथ को देखा हो, या फिर टमटम भी देखा हो, या फिर बैलगाड़ी भी देखा हो, तो आपका काम बन जाएगा।
अगर आपने बैलगाड़ी भी देखा होगा या टमटम देखा होगा या रथ देखा होगा, उनके दोनों तरफ जो चलने वाला पहिया होता है, उसके किनारे की तरफ से एक ऐसा कील लगा दिया जाता है, जो कील पहिया को उल्टी दिशा में गिरने नहीं देता, उसे इस तरफ खींचे रहता है। अगर पहिया उस तरफ जाना चाहे तो वो अड़े उसको रोक के रखता है कि तुम उस तरफ मत जाओ। लेकिन ये क्या, काल रथ का जो जिस पर चढ़ा हुआ सूर्य था, जैसे मानो उसके अरे खुल गए हों, अरे गिर गए हों, और वो पहिया अचानक जाकर हिरोशिमा के स्थान पर ही जाकर खुल गया हो और अचानक धड़ाम से सूर्य गिर गया। ये कल्पना है, ये कवि की कल्पना है। कवि मानवीय जो दुर्दांत की विभीषिका है उसके विषय में बताना चाहते हैं। जैसे मानो कि 10 दिशा में बिखर गए हो। अब 10 दिशाएं कहां से आए? 10 दिशाओं का जिक्र की गई है, तो ये 10 दिशाएं होती कौन सी है? तो 4 दिशाएं तो आप लोग जान रहे होंगे, पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, ये आप जान रहे होंगे। फिर 4 कोण, 4 कोण भी इसमें सम्मिलित है। कौन कौन से? एक कौन है ईशान, वायव्य, और उसके बाद आग्नेय, उसके बाद नैऋत्य। ये 4 कोण होते हैं। 4 4 8, एक ऊपर एक नीचे, 8 2 10। ये 10 दिशाओं की जिक्र की गई है। कहा कि मानो कि 10 दिशाओं में उसकी रोशन फैल गई हो। अब सोचो, अगर 10 दिशाओं से, चारों ओर से सूर्य की प्रकाश की किरणें फैले तो मानव की छाया कैसे बन सकती है? जरा विचार करके देखें। फिर इन्होंने अगले पंक्तियों में कहा, कुछ क्षण का वह उदय अस्त, उदय भी हुआ, अस्त भी हुआ। अगर आप सूर्य के प्रोसेस पर विचार करें तो सूर्य का उदय होने में और अस्त होने में, दोनों में प्रोसेस होता है, एक लंबा समय होता है। पर यह क्या, हिरोशिमा में जो सूर्य उदय हुआ था, कुछ क्षण में ही अस्त भी हो गया। अर्थात वो सूर्य नहीं है जिसे हम लोग समझ रहे हैं, वो सूर्य परमाणु बम है। केवल एक प्रज्वलित क्षण की दृश्य सोख लेने वाली दोपहरी, फिर मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। कवि ने कहा, फिर छायाएं मानव जन की नहीं मिटी लंबी हो होकर, मानव ही सब भाप हो गए। वहां पर जो अभी भी बिंब प्रतिबिंब दिखाई पड़ता है, वहां जो अभी भी हिरोशिमा में अभी भी जो वहां दहशत मची हुई है, उसके कारण अगर आप समझ पाए तो आज भी अगर आप देखने जाएं तो वो भयावह दृश्य देखकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। कवि ने कहा कि मानव ही सब भाप हो गए। अगर आप लोग बात करें विज्ञान की, तो विज्ञान में आप इस बात को समझे होंगे कि भाप तब बनता है जब कोई पानी का भाप बनाए, तो जब पानी पूरी तरह से गर्म हो जाता है तो उसके बाद भाप बनने की प्रक्रिया होती है। भाप बनने की प्रक्रिया, वाष्पीकरण। जब पानी गर्म होता है तो उसके बाद वाष्पीकरण की प्रक्रिया होती है। आप समझें, मानव ही भाप बन गया, मानव भाप बन गया। इसका क्या अर्थ है? मानव के ऊपर वो जो प्रहार किया गया परमाणु बम था, उसकी उष्णता कितनी तीक्ष्ण होगी, जिसके कारण मानव ही भाप बन गया। छायाएं तो अभी भी लिखी हुई हैं झुलसे हुए पत्थरों पर, उजड़ी सड़कों की गज पर। आज भी अगर वहां आप देखने जाएंगे तो आज भी वो जो पत्थर है, उस पत्थर पर वो प्रतिबिंब, वो छवि दिखाई पड़ती है। वो सड़क देखेंगे जो उजड़ी हुई सड़क है, जहां पर वो परमाणु बम गिराया गया था, वो आज भी अगर आप देखेंगे आपको समझ में आएगी कि वहां के लोगों का क्या दुर्दांत, एक विभीषिका से त्रस्त त्रासदी रही होगी, क्या वातावरण रहा होगा, कितने दुख की बात रही होगी। अंतिम पंक्ति में कवि ने कहा कि मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सोख गया। मानव का रचा हुआ सूरज, आइए एक बार प्रकृति के रचे हुए सूरज पर विचार करते हैं। प्रकृति का जो रचा हुआ सूरज है, अर्थात प्रकृति में जो सूरज है, वह मानव को सुख देता है, ना कि दुख। इस बात का क्या प्रमाण है? फिर से आते हैं विज्ञान में। आप सबों को ज्ञात है ये जो पेड़ पौधे हैं, पेड़ पौधे अपना भोजन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करके करते हैं। ये बात आपको पता होगी। ये क्या हो रहा है? उस पेड़ पौधों में जीव आ रही है, उस पेड़ पौधों में ऊर्जा आ रही है, उस पेड़ पौधों में जीने का एक तरीका आ रहा है, जीने का एक ऑप्शंस आ रहे हैं। और हम जीव जंतु, हम लोग उसी पेड़ पौधे पर तो निर्भर रहते हैं। पेड़ पौधों ने अपना भोजन बनाया प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया करके सूर्य की उपस्थिति में। देखें सूर्य कितना मददगार है। सूर्य क्या कर रहा है? मानव को जीवन जीने में मदद कर रहा है,
मानव को आगे बढ़ने में मदद कर रहा है, परंतु मानव का रचा हुआ सूरज मानव को भाप बनाकर सूख गया। अब समझ सकते हैं, मानव का जो रचा गया सूरज था, मानव ने जो खुद निर्माण किया था इस सूरज का, अर्थात परमाणु बम का, ये परमाणु बम मानव को ही भाप बनाकर सूख गया। फिर क्या कहा? पत्थर पर लिखी हुई है जली हुई छाया, मानव की साखी है। आज भी वहां देखने जाएंगे तो पत्थरों पर वो जो मानव, सोचे जब परमाणु बम विस्फोट हुआ होगा तो सारे व्यक्ति किस प्रकार से इसे उड़कर, कोई पत्थरों पर, कोई सड़कों की गज पर, कोई यहां कोई वहां, चारों दिशाओं में फैल गए होंगे। वो आज भी पत्थरों पर लिखी हुई वो तस्वीर दिखती है। अगर संभव हो तो मैं आपको स्क्रीन पर जरूर दिखाना चाहूंगा कि किस प्रकार से वहां पत्थरों पर मानवों की जो रूपरेखा है वो दिखती है। मानव की साखी है, आज भी वहां मानव की साखी है, अर्थात जो मानव की साखी, क्या आज भी वो साक्षी है? किस बात का साक्षी, किस बात का प्रमाण? प्रमाण इस बात का, हिरोशिमा पर जो परमाणु बम गिराया गया, उस बम के वजह से 1945 ईस्वी की यह घटना है, और आज भी वहां विकलांग बच्चे पैदा होते हैं, अपाहिज बच्चे पैदा होते हैं। वो साक्षी नहीं तो और क्या है? यही तो प्रमाण है। आज भी वो प्रमाण आपको वहां देखने को मिलेगा। तो साथियों, आज मैंने आपको गोधूली से अंतर्गत 10वीं कक्षा के जो हिंदी है उसके अंतर्गत हिरोशिमा पाठ का वर्णन किया। इस पाठ के माध्यम से आपको मैं समझाना चाहा कि किस प्रकार से लोगों के द्वारा रचा गया जो एक कृत्रिम उपयोगी वस्तुएं हैं, उस प्रकार से लोगों को ही मार दिया जाता है, लोग उसके ही विनाश का कारण बन जाते हैं। ये बड़ी ही दुख की बात है ना? रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पंक्तियों में बड़ी ही सुंदर बात लिखी है, इस बात का मैं जिक्र कर। उन्होंने कहा, सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार तो उसे दो फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। हो चुका है सिद्ध, है तू शिशु अभी नादान, फूल कांटों की तुझे कुछ नहीं पहचान, खेल सकता तू नहीं ले हाथ में तलवार, तो उसे दो फेंक, तजकर मोह स्मृति के पार। फिर कहा, काट लेगा अंग, तीखी है बड़ी यह धार, परसवती भूखे मनुज का श्रेय, यह नहीं विज्ञान कटु आग्नेय। श्रेय उसका प्राण में बहती प्रणय की वायु, मानवों के हेतु अर्पित मानवों की आयु। सावधान मनुष्य, यदि विज्ञान है तलवार। यह बात का जिक्र रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी पंक्तियों में कहा कि मनुष्य सावधान हो जाओ, तुम्हारे द्वारा बनाए गए जो ये रचनाएं हैं इनसे मनुष्य ही बर्बाद हो रहे हैं, तो फिर क्या तुम बना रहे हो भाई? फिर क्या तुम कर रहे हो? इसकी उपयोगी रूप से इसका उपयोग करना चाहिए, इसे हम लोगों को सदुपयोग करना चाहिए, ना कि दुरुपयोग। इन्हीं बातों के साथ आज के इस लेक्चर को हम समाप्त करते हैं और अगले समय मिलने की आशा करेंगे। और मैं चाहूंगा आप सबों से कि ये मेरे द्वारा जो पढ़ाए गए चीज़ें हैं आपको पसंद आए तो आप लोग लाइक करें और कमेंट में लिखें क्यों आपको पसंद आए। अगर आपको ना पसंद आए तो डिसलाइक भी जरूर करें और यह भी बताएं आपको किन कारणों से नहीं पसंद आए। हो सकता है उस पर मैं विचार करूं और मैं आगे बढ़ने के लिए इस पर और मेहनत करूं। धन्यवाद।